नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश 100 मार्क्स का जो प्रोज सेक्शन है उसके लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। दोस्तों, इस पार्ट से यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में अगर इस पार्ट से कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है वो नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 में दिया है आपका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए, सिंपल लिविंग का मतलब क्या होता है। सिंपल लिविंग का मतलब होता है सादा जीवन। और हाई थिंकिंग का मतलब क्या होता है। हाई थिंकिंग का मतलब होता है उच्च विचार। यानी सादा जीवन और उच्च विचार इज़ द बेस ऑफ, यानी आधार है। पूछ रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार इज़ द बेस ऑफ, आधार है किसका, किस सभ्यता का आधार है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हमारे सभ्यता का अधिकार है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपका फ़ाराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। देखिए, फ़ाराओज किसको कहते हैं। तो मिस्र एक देश है। मिस्र के जो पुराने शासक थे यानी प्राचीन शासक, उनको फ़ाराओज कहा जाता है। और मिस्र को हम कहते हैं अंग्रेजी में इजिप्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। फ़ाराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट यानी फ़ाराओज जो थे वो शासक थे प्राचीन किसके, तो इजिप्ट के यानी प्राचीन मिस्र के शासक थे फ़ाराओज। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कौन इजिप्ट के शासक थे, यानी इजिप्ट के शासक को हम क्या कहते थे वो हमको बताना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आया है कि इजिप्ट के प्राचीन शासक को हम कहते थे फ़ाराओज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गिब्बन इज एसोसिएटेड, गिब्बन संबंधित है विद यानी किस से। आपका गिब्बन इज एसोसिएटेड विद पूछ रहा है आपसे कि गिब्बन कहाँ से, किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंध रखता है। तो गिब्बन एक इतिहासकार थे जो कि इटली के थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। देखिए, सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट, सभ्यता अवस्था है, ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की, ऑफ ए यानी सभ्यता जो है वो किसके विकास की अवस्था है, ये पूछ रहा है। तो सभ्यता जो होता है वो लोगों में पाया जाता है, किसी निर्जीव जानवर या पक्षी में नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट। आवर फोर फादर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट यानी आविष्कार नहीं किए, मशीनरी बिकॉज मशीनों का, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किए। तो देखिए, हमारे पूर्वजों का मानना था कि यदि मशीन जो होता है वो मनुष्य को आलसी बना देता है, इसलिए मशीन का आविष्कार नहीं होना चाहिए, हमें खुद से मेहनत करना चाहिए, खुद से परिश्रम करना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये एक बार एग्जाम में आपका पूछा भी जा चुका है। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि ये हमें आलसी बना देते। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इंडियन ग्लोरी, भारतीय गौरव, इज़ दैट है कि यह, यानी भारत का गौरव क्या है। तो भारत का गौरव है कि यहाँ की जो सभ्यता है वो अटल है,
यानी बदलता नहीं है, यानी कि इमूवेबल है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू। डैश इज नोन यानी कौन जाने जाते थे, एज द फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के रूप में, और बापू या बापू के रूप में। तो राष्ट्रपिता या बापू हम किनको कहते हैं, किस महापुरुष को कहते हैं? तो वो कहते हैं महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। डैश वाज यानी कौन थे, ए स्पिरिचुअल लीडर एक आध्यात्मिक नेता, देन ए पॉलिटिशियन एक राजनीतिज्ञ से अच्छे, यानी एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। वो कौन थे? तो वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, वाज रिटन बाय, लिखा गया था। तो देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। दो चीज़ें होती है, एक बायोग्राफी होता है और एक ऑटोबायोग्राफी होता है। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जो कि दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो स्वयं से लिखा जाता है। यानी कि अगर हम अपने जीवन की बात, अपने जीवन की कथा को खुद से लिखें तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, और दूसरे से अगर लिखवाए या दूसरा कोई लिख दे तो उसको बायोग्राफी कहेंगे। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, यानी किसके द्वारा लिखा गया होगा? तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है, द पीपल ऑफ यूरोप, द पीपल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स यानी अपना पाठ सीखते थे, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी कहाँ के लोगों के लेखों से, राइटिंग ऑफ द मैन यानी कि लोगों के लेख। तो यूरोप के जो लोग हैं वो रोम और ग्रीस का जो लेख है, वहाँ के लोग जो लिखे थे लेख, उनसे काफ़ी चीज़ सीखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 में आपका दिया है, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, यहाँ पर क्या आएगा? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए ये आपके बुक का एकदम लाइन यहाँ पर उठा करके रख दिया गया है, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया गया है, सेम टू सेम लाइन उठा करके यहाँ पर रखा गया है, और बोल रहा है कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो आपके बुक में आया है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी मन जो है रेस्टलेस यानी कि बेचैन यानी चंचल, बर्ड यानी पक्षी है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड यानी मन एक चंचल पक्षी है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 में दिया है आपका, आई एम नो हेटर ऑफ द, आई एम नो हेटर ऑफ द, मैं नफरत करने वाला नहीं हूँ, और ब्रैकेट में दे दिया आपका महात्मा गांधी फॉर आई, यानी महात्मा गांधी के लिए जो है वो आई शब्द आया है। आई जो है किसके लिए है? तो महात्मा गांधी के लिए, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं हेटर नहीं हूँ, नफरत करने वाला नहीं हूँ। किससे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उनका कहना था कि मैं पश्चिमी देशों का, पश्चिमी सभ्यता का नफरत करने वाला नहीं हूँ। उनका मानना था कि यूरोप की जो सभ्यता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता है, वो वहाँ के लोगों के लिए सही है, हमारे देश के लोगों के लिए सही नहीं है। इफ़ वी ट्राई टू कॉपी इट, यदि हम इसे नकल करने की कोशिश करते हैं, इट वुड बी रूइन फॉर इंडिया, यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा, ऐसा मानना था महात्मा गांधी का।
तो वो क्या कहते थे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो फिट फॉर यूरोपियंस, फिट फॉर वेस्टर्न्स, यानी जो यूरोपीय सभ्यता है वो यूरोप वासियों के लिए सही है, इसलिए हम उससे नफ़रत नहीं करते हैं, लेकिन यह हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी पश्चिमी सभ्यता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। देखिए वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन क्या है? तो देखिए जैसे हमारे देश की सभ्यता है उसको हम इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो पश्चिमी देशों की सभ्यता उसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं या यूरोपियन सिविलाइजेशन कह सकते हैं। उसी तरह से एक देश है ग्रीस कहिए या यूनान कहिए, वहाँ के सभ्यता को हम लोग कहते हैं एटिक सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि ऑप्शन ए द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज़ इन, यानी विश्व प्रसिद्ध जो एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर है? तो ग्रीस में। आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का देखिए, 15 में दिया है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग का अर्थ होता है सादा जीवन और उच्च विचार। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग देखे थे, वहाँ पर यही चीज़ आया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था वहाँ पर कि प्लेन के जगह पर आपका सिंपल लिखा हुआ था, वहाँ पर था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यहाँ पर है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर कुछ नहीं है, दोनों का अर्थ सेम होता है, बस वर्ड चेंज हो गया है, और वर्ड चेंज होने से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोट्टो ऑफ, मोट्टो का मतलब होता है आदर्श वाक्य, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग सादा जीवन और उच्च विचार इज़ द मोट्टो ऑफ आदर्श वाक्य है किसका? तो वेस्टर्न फिलोसफर एक थे उनका। तो याद रखेंगे कि यदि यहाँ पर सिंपल आ जाए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो वहाँ पर आंसर हम देंगे इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन फिलोसफर। लेकिन जब आपका प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग आ जाए, यानी यहाँ प्लेन आ जाए, तो आप उसका आंसर देंगे वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का द वैल्यूज ऑफ, यानी मूल्य, ठीक है, मूल्य या कीमत यानी महत्व, आर ग्लिटरिंग यानी चमक रहा है, बढ़ते जा रहा है, इवन टुडे आज भी, यानी हमको बताना है यहाँ पर कि किस चीज़ का मूल्य जो है आज भी बरकरार है, आज भी चमक रहा है या आज भी बढ़ते जा रहा है, वो कौन सी सभ्यता है? तो वो हमारी अपनी सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। 17 में आपका दिया है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, ठीक है, बलिदान। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम, सोल एम का मतलब इकलौता लक्ष्य, सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम, यानी त्याग जो है वो इकलौता लक्ष्य है ऑफ आवर, हमारे, हमारे कौन से व्यक्ति हैं जिनका इकलौता लक्ष्य जो है वो सेक्रीफाइस होता है, त्याग है? तो वो हमारे ऋषि मुनि हैं। हमारे ऋषि मुनि जो हैं उनका इकलौता लक्ष्य होता है त्यागना, यानी घर त्यागना, आपका इच्छा त्यागना, जितना सुख सुविधा है भौतिक वो सबका त्याग कर देना। तो ये सोल एम जो है हमारे ऋषि मुनियों का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का देखेंगे डैश इज डेड अगेंस्ट, यानी कौन है जो मर जाते हैं, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ब्लाइंड इमिटेशन जो है उसके खिलाफ कौन है जो कि मर जाते हैं, वो कौन खिलाफ रहते हैं और उनकी मृत्यु खिलाफ रहते हुए हो जाती है? वो है गांधी जी, जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ थे वो, लेकिन गलत नहीं मानते थे, नफ़रत नहीं करते थे उससे, कहते थे कि जहाँ है वहाँ के लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपका है 19 का डैश व्यूड लार्ज सिटीज़, यानी डैश व्यूड, डैश देखते थे, यानी कौन देखते थे, लार्ज सिटीज़ बड़े शहरों को,
एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेज। स्नेयर का मतलब होता है जाल, यानी कौन थे जो बड़े बड़े शहरों को एक जाल के रूप में, एक यूजलेस इनकम ब्रांचेज के रूप में देखते थे। तो वो थे हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज कहते थे कि बड़े बड़े शहरों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? तो लार्ज सिटीज़ यानी बड़े शहरों में वहाँ पर लूटे जाने का ज़्यादा खतरा होता है। जैसे कि वहाँ पर डॉक्टर जो है ज़्यादा पैसे लेते हैं, वकील हैं, चोर डकैत पॉकेट मार, ये सब आपको वहाँ पर जितने भी मिलेंगे सब आपको लूटने का कार्य करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं पाठ में। वेश्यावृत्ति भी आपका एक हो गया शहर का, वहाँ पर वो भी आपको मनुष्यों को लूटने का काम करता है। तो हमारे पूर्वज कहते थे कि शहरों से बचो, बड़े बड़े शहरों में रहने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे गांव में रहो, छोटे छोटे गांव में रहकर खुश रहा जा सकता है। तो ये किसका मतलब कहना था? डैश व्यूड, यानी कौन देखते थे लार्ज सिटीज़ को एक जाल के रूप में? तो हमारे पूर्वज देखते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर एंसेस्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 का। 20 में दिया डैश वेयर सेटिस्फाइड, यानी कौन थे जो संतुष्ट थे विद स्मॉल विलेज, यानी छोटे छोटे गाँव से। तो छोटे छोटे गाँव से अभी 19 में आपको बताया कि हमारे पूर्वज संतुष्ट थे। हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे छोटे गाँव में ही रहना पसंद करते थे। दे वेयर इंजॉयड ट्रू होम रूल, यानी कि वे अपने घर में ही रह करके, अपने गांव में ही रह करके एंजॉय करते थे। छोटे छोटे गाँवों में, बड़े बड़े शहरों से बचते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 में दिया है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज, आविष्कार। द इन्वेंशन ऑफ डैश यानी किसका आविष्कार, प्रूव्ड यानी साबित किया, ए माइलस्टोन यानी मीलों का पत्थर, यानी बहुत बड़ी कामयाबी, इन आवर डेवलपमेंट हमारे विकास में। यानी हमारे विकास में एक जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किस चीज़ का खोज था? तो वो था आपका इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी कि आग का खोज। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 का देखते हैं। द डोमेस्टिकेशन ऑफ डैश स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। द डोमेस्टिकेशन ऑफ डैश यानी किस चीज़ का पालतूकरण यानी घरेलूकरण, स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ एक धार्मिक प्रभाव के अधीन। तो वो है, देखिए डोमेस्टिकेशन किसका हुआ, और हमारे धर्म में भी माना जाता है, जैसे कि खास करके हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय को पालना, कुत्ते को पालना ये पुण्य है, पुण्य का कार्य है। तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 का दिया है डैश लेड नोमैडिक लाइफ। देखिए नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है? नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है खाना बदोश जीवन, यानी घुमंतु जीवन, जिसमें लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए वो हमेशा घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। तो नोमैडिक लाइफ जो है, खाना बदोश जीवन जो है, वो कौन लीड करता है यानी निर्वहन करता है, व्यतीत करता है? तो सिंपल सी बात है, मनुष्य करेगा। बर्ड डॉग लाइन ये सब का क्या है, इसकी क्या सभ्यता है, वो तो हम लोग जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बगल में भी आंसर मिला सकते हैं, बगल में भी आंसर आपका लिखा हुआ है और इधर हम आपको समझा करके बता रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में तो शेयर ज़रूर कीजिए। आगे भी आपका इस तरह से वीडियो अपलोड होता रहेगा और टोटल चीज़ हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही समझते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 का। 24 में है डैश प्रीफर्स। प्रीफर का मतलब क्या होता है? देखिए प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। डैश प्रीफर्स यानी कौन अधिक पसंद करते थे स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म को, टू मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद से ज़्यादा, यानी भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा वो अध्यात्म को ज़्यादा पसंद करते थे। कौन? तो वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि दिया है ऑप्शन बी में एम गांधी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए क्या है आपका 25 में है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी गए थे टू चंपारण, यानी चंपारण कब गए थे, किस वर्ष गए थे, तो वो 1917 में गए थे, इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा आपका 1917, यानी कि 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 का, द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग, यूरोपवासी, आर इंस्पायर्ड, यानी प्रेरित थे, डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी यूरोप के जो लोग थे रोमन राइटर और एक कौन से राइटर है जिससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, तो वो एक क्वेश्चन में आ चुका है आपका पहले भी कि ग्रीस और रोम से सीखा करते थे यूरोप के लोग, यानी यहाँ आंसर आपका ग्रीक होगा, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। क्वेश्चन नंबर 27 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। तो 27 में क्या है आपका, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, लग्जरीज का मतलब होता है सुख सुविधा भोग विलास, डू नॉट मेक यानी नहीं बनाता है, ए डैश हैप्पी यानी किसको खुश नहीं करता है, किसको खुशी नहीं देता है, खुश नहीं बनाता है। तो देखिए धन और सुख सुविधा किसी मनुष्य को सुखी नहीं बना सकता है, ये आपके लेक्चर में आया है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए कि एक मनुष्य को धन और सुख सुविधा कैसे सुखी नहीं बना सकता है, हैप्पी नहीं बना सकता है, यानी खुश नहीं कर सकता है। तो देखिए जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है, फिजिकल कंडीशन नहीं है। आप देखते होंगे अपने समाज में कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। कोई गरीब जो होता है उसके पास पैसा नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी खाता है, फिर भी अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहता है। तो रुपया पैसा का कोई संबंध नहीं है खुशी से। अरबों खरबों रुपया होते हुए भी आदमी खुश नहीं रहता है, और कोई झोपड़ी में रहकर भी खुश रहता है। अक्सर अमीरों को देखते होंगे आप कि जो बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास लाखों अरबों खरबों रुपया है, वो हमेशा चिंतित रहता है कि इस बिज़नेस में हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो इतना मेरे घर में रुपया रखा हुआ है, तो ये पता नहीं कब कोई लूट ले, इस तरह का परेशानी होते रहता है। तो ये जो है आपका ये मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन नहीं है। यानी कि आपका जो हैप्पीनेस है, मनुष्य का जो हैप्पीनेस है वो एक मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन नहीं है। इसका धन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। यहाँ पर आपका मेन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ आपका यह लेसन जो है कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।